इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखने वाले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मोटी मोटी टेक्स्ट बुक थ्योरी को समझना सच में एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। ये सर्वाइवल गाइड एक ऐसा अल्टीमेट एक्सप्लेनर है जिसे खास तौर पर इस भारी भरकम थ्योरी को आसानी से डिकोड करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी रटने वाले नहीं हैं, बल्कि ये समझने वाले हैं कि ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर के बेसिक्स और कुछ बहुत ही मज़ेदार एनालॉजी से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम ऑपरेटिंग रीजन्स और थ्रेशोल्ड्स को समझेंगे। फिर ज़रूरी गेन इक्वेशंस देखेंगे। आगे बढ़ते हुए बीजेटी और एफईटी की तुलना करेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, एग्जाम्स में मार्क्स कटवाने वाले पिटफॉल्स और सवालों पर फोकस करेंगे। और आखिर में कुछ रियल वर्ल्ड ट्रांजिस्टर एप्लीकेशंस भी देखेंगे। सेक्शन 1 ट्रांजिस्टर बेसिक्स और एनालॉजीज। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में उलझने से पहले इन इनविजिबल कंपोनेंट्स को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। आखिर एक सर्किट के अंदर ये काम कैसे करते हैं? सोचिए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी एक पानी के वाल्व की तरह है जो खुद एक बहुत छोटी पानी की धारा से कंट्रोल होता है। यहाँ बेस टर्मिनल पर आने वाला एक छोटा सा करंट कलेक्टर से एमिटर तक जाने वाले एक बहुत बड़े करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब बीजेटी पूरी तरह से एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। वहीं दूसरी तरफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी एफईटी एक ऐसे वाल्व की तरह है जो एक मैकेनिकल प्रेशर डायल से कंट्रोल होता है। इस डायल के अंदर कोई पानी नहीं बहता। एफईटी में गेट टर्मिनल पर लगाया गया वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो करंट को बहने देता है, लेकिन गेट खुद कोई करंट नहीं खींचता। इसलिए यह पूरी तरह से एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। सर्किट डायग्राम्स पढ़ते समय एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बीच कंफ्यूज होना स्टूडेंट्स की सबसे आम गलती होती है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देता है। इसे कहते हैं एरो रूल यानी तीर का नियम। एनपीएन का मतलब याद रखा जा सकता है नॉट पॉइंटिंग इन, जहां एमिटर पर लगा एरो बाहर की तरफ इशारा करता है, और पीएनपी का मतलब है पॉइंट्स इन प्राउडली, जहां एरो अंदर यानी बेस की तरफ पॉइंट करता है। बस ये दो मजेदार एक्रोनिम्स दिमाग में बैठा लेने हैं और एग्जाम में स्कीमेटिक्स पहचानने में कभी कोई गलती नहीं होगी। सेक्शन 2 ऑपरेटिंग रीजन्स और थ्रेशोल्ड्स। बेसिक्स क्लियर होने के बाद अब ये समझना है कि जंक्शन बायसिंग आखिर कैसे तय करती है कि ट्रांजिस्टर एक स्विच बनेगा या फिर एक एम्पलीफायर। एक ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शंस होते हैं, एमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। जब ये दोनों जंक्शंस रिवर्स्ड बायस्ड होते हैं तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला जाता है। यहाँ कोई करंट नहीं बहता और ये एकदम एक ओपन स्विच की तरह बर्ताव करता है। लेकिन जब एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड हो और कलेक्टर बेस रिवर्स्ड बायस्ड हो, तब ये एक्टिव मोड में आ जाता है। यहीं पर ट्रांजिस्टर एक लीनियर एम्पलीफायर की तरह सिग्नल्स को बूस्ट करता है, और जब दोनों ही जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं तो यह सैचुरेशन मोड में आ जाता है, मतलब पूरी तरह से ऑन, एक क्लोज्ड स्विच की तरह जहां करंट अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है। अब सवाल ये है कि सैचुरेशन को पहचाना कैसे जाए। ये नंबर देखिए, 0.2 वोल्ट्स, ये बहुत ही क्रिटिकल है। जब एक बीजेटी पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है तो कलेक्टर और एमिटर के बीच का वोल्टेज ड्रॉप, जिसे VCE सैट कहते हैं, वो गिरकर लगभग 0.2 वोल्ट्स हो जाता है। तो एग्जाम में जैसे ही ये नंबर दिखे, तुरंत समझ जाना है कि ट्रांजिस्टर अब एक बंद स्विच बन चुका है और अब वो किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई बिल्कुल नहीं कर सकता। सेक्शन 3 जरूरी गेन इक्वेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अब सीधे उन मैथमेटिकल फॉर्मूलों पर आते हैं जो करंट एम्पलीफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला और सबसे बेसिक रूल तो यही है कि एमिटर करंट हमेशा बेस और कलेक्टर करंट का सम होता है। दूसरा, जो सर्किट डिजाइन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है बीटा। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो होता है। तीसरा है अल्फा। ये कॉमन बेस के लिए है और हमेशा 1 से थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि कलेक्टर करंट हमेशा एमिटर करंट से जरा सा कम होता है। और चौथा है गामा। ये कॉमन कलेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है जो हमें हाईएस्ट करंट गेन देता है। सेक्शन 4 बीजेटी और एफईटी की तुलना। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के इन दो सबसे बड़े ट्रांजिस्टर परिवारों की तुलना कैसे की जा सकती है। इन दोनों डिवाइसेस के अपने अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, बीजेटी करंट से कंट्रोल होता है जबकि फेट वोल्टेज से।
फेट का इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, जिसका मतलब है कि ये सर्किट से ना के बराबर करंट खींचता है। ये सेंसिटिव सिग्नल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। स्विचिंग स्पीड की बात करें तो मॉसफेट्स जैसे फेट्स डिजिटल स्विचिंग में बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। बीजेटी में थर्मल रनअवे का एक बड़ा खतरा होता है। आसान भाषा में समझे तो जैसे जैसे ये गर्म होता है ये और ज़्यादा करंट खींचने लगता है, जिससे ये और गर्म होता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि ट्रांजिस्टर जल न जाए। लेकिन एफईटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एफईटी का वोल्टेज फील्ड कंट्रोल इसे थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है। सेक्शन 5 एग्जाम पिटफॉल्स और सवाल। अब बात करते हैं एग्जाम रूम की। एग्जाम्स में एक खास एज पाने और सबसे ज़्यादा मार्क्स कटवाने वाली सिली मिस्टेक से बचने के लिए करंट गेन कैलकुलेट करते समय इस एग्जैक्ट सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, सर्किट को देखकर सही कॉन्फ़िगरेशन पहचानना कि ये कॉमन एमिटर है, कॉमन बेस है या कॉमन कलेक्टर। स्टेप 2, और यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर मात खाते हैं, लीकेज करंट यानी ICEO को चेक करना। रियल वर्ल्ड या एडवांस्ड प्रॉब्लम्स में कट ऑफ रीजन में भी एक बहुत छोटा लीकेज करंट होता है, जिसे इक्वेशन में जोड़ना भूलना नहीं है। और फाइनल स्टेप, ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल सही फॉर्मूला लगाकर अल्फा को बीटा में या फिर बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करना। अगर एग्जाम्स के पैटर्न पर नज़र डालें तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे तुरंत स्कीमैटिक्स देखकर NPN और PNP में अंतर समझना, या फिर सर्किट की वैल्यूज़ को डिकोड करके ये पता लगाना कि ट्रांजिस्टर ने 0.2 वोल्ट्स के सैचुरेशन थ्रेशोल्ड को पार किया है या नहीं। इसके अलावा अल्फा की वैल्यू से बीटा कैलकुलेट करना एक बहुत ही फेवरेट सवाल है। और सबसे अहम, एमिटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शंस पर वोल्टेज देखकर ये डिटर्मिन करना कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन में। इन टॉपिक्स पर मजबूत पकड़ होना एग्जाम्स में बहुत काम आता है। सेक्शन 6, रियल वर्ल्ड ट्रांजिस्टर एप्लीकेशंस। थ्योरी और एग्जाम के टेंशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये छोटे कंपोनेंट्स असल दुनिया में काम कैसे करते हैं। आखिर क्यों ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? यहाँ 2 बिल्कुल अलग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स के अंदर का डिजिटल लॉजिक पूरी तरह से मॉसफेट्स पर टिका हुआ है। ये एफईटीज एक्टिव रीजन को पूरी तरह से स्किप कर देते हैं और बेहद फास्ट स्पीड पर कट ऑफ और सैचुरेशन के बीच जंप करते हैं, बिल्कुल बाइनरी 0 और 1 की तरह। वहीं दूसरी तरफ ऑडियो एम्पलीफायर्स में बीजेटीज का राज चलता है। हाई फिडेलिटी ऑडियो इक्विपमेंट्स में बीजेटीज को एक्टिव रीजन के एकदम बीच में ऑपरेट कराया जाता है, ताकि वे माइक्रोफोन से आने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को बिना डिस्टॉर्ट किए लीनियर तरीके से बूस्ट कर सकें। और अंत में एक ऐसा सवाल जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्यूचर को तय कर रहा है। आज एक सिंगल चिप पर अरबों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। एफईटी का वो प्रेशर डायल यानी उसकी इंसुलेटिंग लेयर अब कुछ एटम्स जितनी पतली हो चुकी है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब चीजें नैनोमीटर्स तक सिकुड़ जाती हैं तो उस डायल को और छोटा करने की फिजिकल लिमिट्स क्या हैं? इस स्केल पर क्वांटम टनलिंग जैसे इफेक्ट्स हावी होने लगते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स बंद वॉल्व को भी पार कर जाते हैं। आगे चलकर स्केलिंग की इन फिजिकल लिमिट्स को कैसे पार किया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का अगला सबसे रोमांचक चैप्टर है। ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ट्रांजिस्टर्स के ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।